गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में स्टडी कर लिया था। वहाँ हमने वीज फील्ड के बारे में देखा था। पिछली क्लास में हमने एक्सचेंज इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं डोमेन्स थ्योरी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इस तरह के मटेरियल्स होते हैं कि उनमें स्वतः चुंबकन का गुण पाया जाता है। ये हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है कि क्यों पाया जाता है, क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम वीज फील्ड को जस्टिफाई कर सकते हैं। वीज ने जो फील्ड दिया था अपना कि इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, इस टाइप के मटेरियल्स के अंदर उन्होंने एक फील्ड की अभिकल्पना दी थी कि उसे वीज फील्ड नाम दिया था, वीज मॉलिक्यूलर फील्ड। और उसका रीज़न क्या दिया गया था? हाइजेनबर्ग ने उसका रीजन दिया था एक्सचेंज इंटरेक्शन। एक्सचेंज इंटरेक्शन होता है दो एटम्स के स्पिन के बीच में, स्पिन डायरेक्शंस के बीच में। तो जब स्पिन्स चेंज होती हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है उनका, तो इस वजह से एटम्स के अंदर क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। और इंटरेक्शन बेसिकली क्या होता है? इंटरेक्शन का मतलब भी यही होता है कि अगर कोई भी सिस्टम अपने आसपास के या किसी भी दूसरे सिस्टम के द्वारा किसी भी तरह से प्रभावित हो रहा है, किसी भी तरह से प्रभावित हो रहा है, चाहे टच उसकी टक्कर हो, चाहे वो टच हो, चाहे वो नहीं हो, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए दोनों एटम्स को एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत होती है, एक दूसरे से टच होने की ज़रूरत होती है। वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहते हुए भी अगर उनके अंदर किसी भी चीज़ का आदान प्रदान, किसी भी ऊर्जा का या किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी पैरामीटर का अगर एक्सचेंज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनमें भी स्पिन्स का इंटरेक्शन एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से इनमें हम एक जो स्पिन्स होती हैं उनका जो अलाइनमेंट होता है, जो डायरेक्शंस होती हैं, वो एक ही दिशा में हो जाती है, मतलब पैरेलल हो जाती हैं वो। और पैरेलल नंबर ऑफ द स्पिन्स विद पैरेलल अलाइनमेंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि इनमें मैग्नेटिक मोमेंट, सेल्फ मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाता है, जो कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उनका नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से ये चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो डोमेन्स बनते हैं, हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उनके अंदर जो स्पिन्स का अलाइनमेंट होता है या मैग्नेटिक मोमेंट्स का अलाइनमेंट होता है, वो अपने अपने क्षेत्र में एक ही दिशा में होता है। तो इनमें क्या है? प्रभावशाली क्षेत्र बन जाते हैं बहुत सारे, जिनके अंदर स्पिन्स का अलाइनमेंट पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में होता है। लेकिन एक से दूसरे डोमेन पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर स्पिन्स का डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ओके, किसी का हो सकता है कि प्लस एक्स डायरेक्शन में हो, किसी डोमेन में सभी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स का अलाइनमेंट हो सकता है एक्स डायरेक्शन में है। लेकिन जैसे हम दूसरे डोमेन पे जाएंगे तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि उसके अंदर जो सभी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं उनका अलाइनमेंट एक्स एक्सिस से समथिंग 15 डिग्री एंगल पर हो या 30 डिग्री एंगल पर हो, या किसी का पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन में हो या किसी का माइनस वाई डायरेक्शन में हो। लेकिन उस डोमेन के अंदर पर्टिकुलर अगर उस डोमेन की हम बात करेंगे तो वहाँ पर सभी मोमेंट्स का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन अगर किसी और डोमेन की, दो डोमेन की तुलना करेंगे तो वहाँ पर डायरेक्शन डिफरेंट मिलेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है कि अगर ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट की हम गणना करेंगे तो क्या होगा? सभी डायरेक्शंस के एक अपोजिट डायरेक्शन में भी टोटल नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। इस वजह से हो सकता है कि सभी का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या दे? हमें वैल्यू 0 दे। तो उसमें डोमेन के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन पूरे मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमें नेट स्वतः चुंबकन 0 मिलेगा, सॉरी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा। ओके, तो लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डोमेन्स के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स का अलाइनमेंट है, वो कोशिश करता है कि वो टिल्ट होकर अपनी डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट होने की कोशिश करता है, उसमें अलाइंड होने की कोशिश करता है। तो इस वजह से हमें क्या मिलता है? एक नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जाओ अगर हम गणना करेंगे तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं।
यहाँ देखिए, वीस के अनुसार पदार्थ के अंदर अणु परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं। इसी वजह से हम इसे डोमेन थ्योरी कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जस्टिफाई करने के लिए कि इनमें मैग्नेटाइजेशन, सेल्फ मैग्नेटाइजेशन की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है, तो इसके लिए ये कहा गया कि इनमें डोमेन्स पाए जाते हैं। प्रत्येक डोमेन में 10⁻17 से लेकर 10⁻21 तक एटम्स होते हैं, जिनके चुंबकीय आघूर्णों की दिशा एक ही डायरेक्शन में होती है। ओके, परंतु पड़ोसी डोमेन्स के परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्णों की दिशा से भिन्न हो सकती है। इस प्रकार प्रत्येक डोमेन बिना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के ही सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की अवस्था में रहता है। लेकिन अगर नेट हम निकालेंगे, जैसा कि आप देखिए फिगर फर्स्ट से, यहाँ पर वेरी जो बिलो है, नीचे जो देखिए यहाँ पर ऊपर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं इस वाले डोमेन में, ये एक डोमेन को व्यक्त कर रहा है और इस डोमेन में मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन है। अब हम नीचे वाले में अगर आते हैं, नीचे वाले, इसके जस्ट नीचे वाले में जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट्स की, वो माइनस एक्स डायरेक्शन है। तो ये दोनों एटम्स का नंबर तो लगभग लगभग सेम ही होता है। तो ये अगर हम इनका नेट निकालेंगे तो ये हमें ज़ीरो देगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो देगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, प्लस वाई है। इसी तरह से राइट साइड में माइनस वाई है, तो इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा वो ज़ीरो देगा। ये है तब कंडीशन है जब हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा है, अचुंबकित अवस्था को व्यक्त कर रहा है। इसी तरह अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस सिस्टम के ऊपर, तो देखिए बी जो फिगर है, फिगर बी में हम क्या देख रहे हैं, डोमेन दीवार की गति। अब डोमेन दीवार क्या होती है, डोमेन दीवार वह क्षेत्र है जो कि किसी एक डोमेन को दूसरे डोमेन से पृथक कर रहा है। एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे अगर हम जाते हैं तो बीच का जो क्षेत्र है, जहाँ पर दोनों तरह के या हर तरह के डायरेक्शन में अलाइनमेंट मिलेगा हमें। डोमेन वॉल एक पर्टिकुलर रीजन होता है इस मटेरियल में, मैग्नेटिक मटेरियल्स में, जहाँ पर सभी डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक मोमेंट्स का अलाइनमेंट मिलेगा। ये जो अलाइनमेंट दिखा रखा है हमको किसी एक डोमेन में और दूसरे डोमेन में, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि एक डोमेन में तो प्लस एक्स डायरेक्शन में मिल रहा है और जस्ट हम दूसरे डोमेन पे आए तो हमें फटाफट माइनस एक्स में मिल गया या माइनस वाई में मिल गया, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से तो क्या होता है इसमें कि एक रीजन होता है, एक लेयर होती है, जिसमें क्या होता है कि प्लस एक्स के भी मिलेंगे, प्लस एक्स से थोड़े झुकते 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 वो किधर जाएंगे, तो हर डायरेक्शन के मिलेंगे और देन वो माइनस वाई ग्रहण करेंगे। तो इसे हम डोमेन वॉल कहते हैं। ओके, सो डोमेन वॉल क्या होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है बाहरी तौर पे, एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में डोमेन वॉल मूव करती है। तो देखिए अगर हमने प्लस वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया, सपोज करते हैं, तो प्लस वाई डायरेक्शन में जो पहले से अलाइंड मोमेंट्स होंगे उनका रीजन तो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो डोमेन, और जो माइनस वाई डायरेक्शन थी उसका डोमेन सबसे कम हो जाएगा, उसका क्षेत्र जो होगा, उसका एरिया वो सबसे छोटा हो जाएगा, छोटा स्मॉल हो जाएगा। बाकी प्लस एक्स और माइनस एक्स भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी प्लस वाई डायरेक्शन में अलाइंड हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, प्लस वाई है। तो सभी जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ओरिएंट हुआ जाए। तो ये जो रीजन बढ़ा है किसका, प्लस वाई डायरेक्शन वाले डोमेन का, ये क्या, हम इसे क्या कहते हैं कि डोमेन वॉल मूव कर गई, डोमेन वॉल शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो डोमेन वॉल मूव करने से क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है उसी डायरेक्शन के मैग्नेटिक मोमेंट्स का रीजन बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन वॉल मोशन। सेकंड होता है डोमेन घूर्णन गति। क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो सभी डोमेन्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स कोशिश करते हैं कि वो उसी डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएं। तो वो क्या करेंगे, घूर्णन गति करेंगे, वो रोटेट करके उस डायरेक्शन में ओरिएंट होने की कोशिश करेंगे। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स वाले हम मैग्नेटिक मोमेंट्स को इजीली देख सकते हैं सी फिगर में कि वो प्लस वाई डायरेक्शन में अलाइंड होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माइनस वाई जो ओरिएंटेड मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगी उनकी डायरेक्शन बहुत मुश्किल है उनको बिल्कुल 180 डिग्री एंगल पे अलाइंड करना प्लस वाई डायरेक्शन में।
रोटेट करवाना, तो इसके लिए बहुत ही प्रबल मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पे जब लोह चुंबकीय पदार्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकन दो विभिन्न प्रकार से बढ़ता है। तो अब जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बढ़ेगा और वो दो तरह से बढ़ेगा। फर्स्ट होगा बाय द एक्सपांशन ऑफ बाउंड्रीज एट द डोमेन्स। ये जो एक्सपांशन ऑफ बाउंड्रीज है या डोमेन वॉल का जो एक्सपांशन है, विस्तार है, वो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में, वीक मैग्नेटिक फील्ड में भी पॉसिबल होता है। तो चुंबकीय आघूर्णों की दिशाएं अर्थात प्रचक्रण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होते हैं, उनकी सीमाओं का तो विस्तार होता है अर्थात आकार में बढ़ते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होते हैं, उसी दिशा में होते हैं, उनकी सीमाओं का विस्तार होता है। और जिन डोमेन्स में स्पिन्स बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के डिफरेंट होती हैं वे आकार में धीरे धीरे कम होते हैं। लेकिन साथ में उनमें क्या होता है, ये दोनों परिघटनाएं साथ ही होंगी, उनमें साथ में रोटेशन भी होता है, जिनमें जो इजीली रोटेट हो जाएंगी उनका वो तो उसी डोमेन में इंक्लूड हो जाएंगी, जिस डोमेन में पैरेलल अलाइनमेंट था उसी डोमेन में वो समाहित हो जाएंगी। लेकिन जिनमें मुश्किल होता है, जिनमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, अनाइसोट्रोपी एनर्जी की, उनका जो क्षेत्र है, जो रीजन या एरिया है, वो एरिया धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो देखिए डोमेन्स के घूर्णन के द्वारा बाय द रोटेशन ऑफ द डोमेन्स, इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर डोमेन्स का घूर्णन होता है। डोमेन का घूर्णन सामान्यतः प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में होता है। तो रोटेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रकार लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रेक्षित चुंबकन एकल परमाणु का गुण नहीं होकर ग्रोस प्रॉपर्टी होती है। वो एक परमाणु की प्रॉपर्टी नहीं है, एक परमाणु मिलकर स्वतः चुंबकन उत्पन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि एक्सचेंज इंटरेक्शन के लिए आसपास नेबरिंग एटम्स की ज़रूरत होती है। तो वो सभी परमाणु मिलकर क्या है, उनकी सभी परमाणु की ग्रोस प्रॉपर्टी है। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि संपूर्ण पदार्थ में क्षेत्र के समांतर डोमेन बन जाता है, तब सैचुरेशन स्टेट आ जाती है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, एक और टॉपिक है, ये भी हम ले लेते हैं। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, बस आपको डेफिनेशन समझनी है कि जब मैग्नेटिक मटेरियल को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, तो उसकी जो लेंथ होती है, और वो भी लेंथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब कि मैग्नेटिक मटेरियल की जो डिफरेंट एक्सेस होती हैं, मिलर इंडिसेस हम देते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो डिफरेंट एक्सेस हैं, उनमें भी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्सेस का ही लंबाई में परिवर्तन होता है। और यद्यपि यह परिवर्तन क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, इनफाइनाइट सिमल होता है। इसे हम मेजरमेंट से ही मेजर कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक प्रिसाइज अगर लैबोरेटरी वर्क किया जाता है तभी हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पर फिगर फर्स्ट से आप देख रहे हैं, चुंबकीय विरूपण गुणांक, जिसे हमने लैम्डा एम से डिनोट किया है, इसका चुंबकन क्षेत्र के सापेक्ष परिवर्तन देखिए। निकल और कोबाल्ट, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम इंक्रीज कर रहे हैं, इनका विरूपण गुणांक कम हो रहा है। लेकिन आयरन के साथ क्या हो रहा है, आयरन का विरूपण गुणांक पहले बढ़ रहा है एंड देन वो कम होके स्थिर हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या हो गया, स्थिर हो गया। तो अलग अलग मटेरियल्स का भी अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता है। और सेकंड फिगर में आयरन के लिए ही डिफरेंट एक्सिस का विरूपण दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 100 का विरूपण इस तरह से हो रहा है कि वो इंक्रीज हो रही है, 010 का पहले इंक्रीज हो रहा है एंड देन डिक्रीज हो रहा है, और 110 जो एक्सिस है उसका विरूपण बिल्कुल कम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में ये हो गया कि मैग्नेटिक मटेरियल, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, वो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उनको, तो उनकी लेंथ में चेंज होता है, इनफाइनाइट सिंबल उनमें चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो इसी के साथ हमारा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल है, आज हम एंड कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर कंडक्टिविटी के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।